गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 15 मेघ आए पढ़ेंगे, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में हम कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, मतलब जीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब उनका अचानक निधन हो गया। उनकी कुछ रचनाएं हैं, देखिए, कांट की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नए कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और परखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। ये बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है, अर्थात उनकी भाषा में सरलता एवं सहजता है। प्राकृतिक कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर प्रवासी अतिथि दामाद से की है। जिस प्रकार एक दामाद अपने ससुराल में जाता है और उसी में लोगों में एक उत्साह, एक उत्सुकता होती है उसके आने की या उसको देखने की, उसकी मेहमान नवाजी करने की, उसी प्रकार इस कविता में मेघों की, मतलब बादलों की तुलना उस अतिथि से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव चित्रण, मतलब उनका जो वर्णन है, कवि ने उसी उल्लास को अपनी कविता में दिखाया है कि किस प्रकार उन लोगों में एक उत्साह होता है। देखिए, अपनी कविता में कवि किस प्रकार मेघ रूपी दामाद के आने का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, मेघ आए बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती व्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बन ठन के संवर के। देखिए, व्यार का अर्थ है हवा से, व्यार का अर्थ है हवा से, और पाहुन होते हैं मेहमान। मेघ आए बन ठन के संवर के, तो क्या कह रहे हैं कवि, क्या कहना चाहते हैं कि लो बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं, कि लो बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं। उनके आगे आगे नाचती गाती हवा भी चल पड़ी है। आगे आगे नाचती व्यार चली से क्या तात्पर्य है कि लो ये मेघ आ गए बन ठन, अर्थात सज संवर कर आ गए, और उनके आगे हवा भी नाचती हुई चली आ रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, क्या तात्पर्य है कि मनोरम मेघों को देखने के लिए, जो मेघ बन संवर के आए हैं उनको देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज कर आए हों। ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर के मेहमान सज संवर कर आए हों।
कवि क्या कहना चाहते हैं कि बादल इस प्रकार बन संवर कर आ गए हैं। कवि क्या कहना चाहता है कि कवि का कहने का आशय है कि वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, हवा भी मस्ती से चलने लगी है, लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं, सब ओर बादलों के बरसने की चाह है, सब चाहते हैं कि बादल बरसे। तो एक बार फिर से अर्थ जानेंगे। कवि कहता है कि लो बादल बड़े सज संवर के सुंदर रूप धारण करके आ गए हैं, उनके आगे आगे नाचती हुई हवा चल पड़ी है, मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे गाँव में शहर के मेहमान सज संवर कर आए हों। बादल इस प्रकार बन संवर कर आ गए हैं, अर्थात कवि कहना चाहता है कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है, लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं और सब और बादल के बरसने की चाह हो रही है। देखिए अपनी नेक्स्ट पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। देखिए इस कविता की प्रत्येक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, हर पंक्ति के अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि क्या कहना चाहते हैं कि बादल आकाश में सज संवर कर आ गए हैं। जब बादल आकाश में सज संवर कर आ गए हैं तो आंधी भी चलने लगी है। फिर पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए से तात्पर्य पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं, पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं जैसे मानो वे गर्दन उचका उचका कर मेघों की ओर झांकने लगे हों। हवा के कारण पेड़ ऐसे झुक गए हैं जैसे मानो वे अपनी गर्दन को उचकाकर मेघों को बादलों को देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और धूल ऐसे भाग रही है मानो कोई गांव की बाला या स्त्री उत्साह से घाघरा उठाए भाग रही हो। जैसे घाघरा उठाकर जैसे किसी मेहमान के आने पर और खुशी से गांव की स्त्रियां भागकर अपने घर में छिप जाती हैं, उसी प्रकार से नदी मेघों को तिरछी नजरों से देख ठिठ गई सी लगती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठकी से तात्पर्य रुक गई हो, स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हों। अर्थात वह कहने का तात्पर्य है कि नदी रुक गई है और रुक कर वह अपना घूंघट सरकाकर उन बादलों को देख रही है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि मेघ आकाश में सुशोभित हो रहे हैं, हवा के कारण पेड़ नीचे झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है, ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुहाना लग रहा है। एक बार फिर से अर्थ जानेंगे कि बादल आकाश में सज संवर कर आ गए हैं, उधर आंधी चलने लगी है, पेड़ हवा के कारण ऐसे झुक गए हैं मानो वे गर्दन उचकाकर मेघों को देखने के लिए झांक रहे हैं। धूल ऐसे भाग रही है जैसे मानो धूल ऐसे भाग रही, मतलब पीछे पीछे बादल आ रहे हैं और धूल पहले उड़ रही है, तो ऐसे उड़ रही है जैसे मानो कोई गांव की स्त्री उत्साह से अपना घाघरा उठाए भागी चली जा रही है। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर रुक गई है और अपना घूंघट खोल दिया है। आशय यह है, कभी ये कहना चाहते हैं कि मेघ आकाश में बड़े सुंदर लगते हैं, हवा के कारण पेड़ नीचे झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है, ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुंदर लगता है कि ये दृश्य कितना सुंदर है। तो इस प्रकार कवि ने अपनी इस रचना में उनकी जो भाषा है बड़ी चित्रात्मकता है और बड़ी स्पष्ट है। वे वर्णन की बजाय चित्रण में रुचि लेते हैं, मतलब हर बात को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चित्रित किया है। उन्होंने अपनी कविता में जो काल्पनिक चित्र लिए हैं वे और अन्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
वे एक शब्द सदा हुआ और तराशा हुआ शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे प्रकृति का बड़ा सुंदर ही वर्णन किया है कि किस प्रकार उन्होंने बादलों को एक अतिथि अर्थात दामाद के रूप में प्रस्तुत किया है कि उनके आने पर प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है। वातावरण में चारों ओर मेघों के आने की प्रतीक्षा लग जाती है।